ओके स्टूडेंट्स, सो लास्ट टू क्लासेस में हम क्या डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट टू क्लासेस में हम एंड टू एंड सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं कि 2 से 3 साल के मैनुअल टेस्टिंग के इंटरव्यू में क्या सिलेबस आने वाला है। सो थियरी पार्ट से हमने ये सब चीज़ें कवर करी। भाई थियरी में ये यूनिवर्सल टॉपिक है, हर एक इंटरव्यू में आपसे पूछे जाने वाले हैं। इन ओवरऑल टॉपिक्स में से कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से लेस इंपॉर्टेंट है, किस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस पे कम फोकस करना है, बड़ी डिटेल में हम लास्ट के 2 क्लासेस में बात कर चुके हैं। ठीक है, हमने क्वेश्चंस को डिवाइड भी किया था 5 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, इस तरह से। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो 5 स्टार हमने मार्क किए थे। अगर आपको थोड़ा सा कभी भी डाउट होता है तो आप पुरानी वाली जो मेरी क्लासेज हैं उनसे देख के कवर कर लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर थियरी के बाद हमने बात करी थी टूल्स पे, जो टूल्स नेसेसरी होते हैं मैनुअल टेस्टिंग के 2 साल 3 साल तक के स्किल सेट के लिए, जिसमें हमारा एपीआई हो गया, पोस्टमैन हो गया, एजाइल हो गया, स्क्रम हो गया, जीरा हो गया, गिटहब हो गया, माइस्क्यूएल हो गया। ये सारे डिस्कशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, एपीआई में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पोस्टमैन से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं और इसके रिगार्डिंग मैं आपको पीडीएफ भी बड़े डिटेल में शेयर कर चुका हूँ। इसके बाद आता है भाई एजाइल। एजाइल फंडामेंटल से क्या पूछा जाता है, स्क्रम से क्या पूछा जा सकता है, जीरा से क्या पूछा जाता है, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और लास्ट में मैंने माइस्क्यूएल के भी कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इतना जो सिलेबस है बच्चों, इसके बाहर कोई सिलेबस एग्जिस्ट नहीं करता। इंटरव्यूअर का इतना स्कोप नहीं है कि वो इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले और आप ना बता पाओ। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना इंटरव्यू सेशन, प्लेसमेंट सेशन। सो आज हम समझने वाले हैं बच्चों व्हाट विल बी द इंटरव्यू प्रोसेस। इंटरव्यू प्रोसेस क्या होने वाला है तो उसको बड़े ध्यान से समझना। इंटरव्यू प्रोसेस, सो इंटरव्यू प्रोसेस क्या होने वाला है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कितने राउंड ऑफ इंटरव्यू आपके होंगे, कैसे सारी चीज़ें चलेंगी, इसको समझते हैं बच्चों। तो सबसे पहली बात समझते हैं भाई कैसे आपका इंटरव्यू पूरा चलेगा। सबसे पहली बात होती है बच्चों, इंटरव्यू को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला स्टेप होता है आपका रिज्यूमे बिल्डअप करना। ठीक है, जो मैं अलग से कवर करूँगा। मैं मानता हूँ सबसे बेसिक चीज़ है भाई, जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो जो सबसे पहली चीज़ आपको आपकी कंप्लीट होनी चाहिए वो होनी चाहिए रिज्यूमे। आपका एक अच्छा सा रिज्यूमे बना होना चाहिए जिसमें आपकी सारी डिटेल्स हो, कुछ एजुकेशनल डिटेल्स हो, प्रोफेशनल डिटेल्स ज़्यादा हो, आपका एक्सपीरियंस, जिस कंपनी में आपने काम किया, कब से कब तक किया, किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया, किन स्किल सेट्स पे आपने काम किया, आपको एजाइल की नॉलेज है, जीरा की नॉलेज है, गिट की नॉलेज है, माइस्क्यूएल की नॉलेज है, पोस्टमैन की नॉलेज है, एपीआई टेस्टिंग आती है, मोबाइल टेस्टिंग आती है, वेब टेस्टिंग आती है, यूआई टेस्टिंग आती है। ठीक है, किस डोमेन के प्रोजेक्ट आपने करे, स्किल सेट आपको अपना मेंशन करना है, किन टूल्स पे आपने काम किया, जीरा पे काम किया, ट्रेलो पे काम किया। ठीक है, ये सारी टूल्स आपको मेंशन करने चाहिए स्किल सेट में। ठीक है, एपीआई टेस्टिंग आती है, डेटाबेस टेस्टिंग आती है, जो भी टेस्टिंग आपको आती है, फंक्शनल टेस्टिंग आती है, निगेटिव टेस्टिंग आती है। ठीक है, टेस्ट प्लान में आप इन्वॉल्व हो, टेस्ट केसेस बिल्ड करते हो। ठीक है, रिग्रेशन टेस्टिंग, जो भी आपका स्किल सेट है रिज्यूमे में मेंशन होना चाहिए सारी चीज़ें। तो ये बेसिक प्रीरिक्विजिट है, आपको रिज्यूमे अपना एक अच्छा बिल्ड करना है। ठीक है, एक अच्छे फॉर्मेट में बिल्ड करना है। अगर इसके ऊपर भी आपको चाहिए कि भाई मैं अलग से क्लास ले लूँ तो मैं आपको कुछ सैम्पल रिज्यूमे भी दूंगा, जो हमारे प्लेस्ड बच्चों के, जो विप्रो में प्लेस्ड है, जो इन्फोसिस में प्लेस्ड है बच्चों, जो हमारे ग्लोबल लॉजिक में प्लेस्ड है, ऐसे बच्चों के भी मैं रिज्यूमे आपको शेयर करूंगा। आप उनको रिव्यू करना और ऐसा ही एक रिज्यूमे अपना भी इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो सबसे बेसिक आपको रिज्यूमे प्रिपेयर होना चाहिए। सेकंड चीज़ होगी बच्चों, जब आपका रिज्यूमे प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है, तो रिज्यूमे प्रिपेयर होने के बाद आप उस रिज्यूमे को भाई डायरेक्ट एचआर को मेल कर सकते हो। नंबर 1, आप उस रिज्यूमे को किसी करियर पोर्टल में डाल सकते हो। लाइक आपने विप्रो की वेबसाइट पर गए, करियर्स में आपने देखा क्यूए की जॉब आ रखी है, आपने वहाँ जाकर अप्लाई करा और अपना रिज्यूमे अपलोड कर लिया। तीसरा तरीका है भाई, आपने जॉब पोर्टल की हेल्प ली, आपने नौकरी में डाला, इंडीड में डाला, लिंक्डइन में डाला और आपको रिक्रूटर के पास वो पहुंच गया। चौथी चीज़ ये हो सकती है बच्चों, आपने डायरेक्ट लिंक्डइन पे चैट करते हुए एचआर को भेज दिया, व्हाट्सएप पे भेज दिया, या आपको कहीं से ईमेल मिल गई एचआर की और आपने ईमेल भेज दिया, या फिर आपने कोल्ड कॉलिंग करी एचआर्स को और आपको एचआर ने बोला हाँ वैकेंसी है, आप मुझे रिज्यूमे शेयर करो ओवर द मेल और ओवर द व्हाट्सएप। तो सेकंड स्टेप भैया, किसी भी तरीके से रिक्रूटर्स के पास, एचआर्स के पास अगर आपका रिज्यूमे पहुंच गया तो सबसे पहली चीज़ जो होती है बच्चों वो होती है स्क्रीनिंग रिज्यूमे की। ठीक है, स्क्रीनिंग प्रोसेस, उस स्क्रीनिंग को हम एचआर शॉर्टलिस्टिंग भी कहते हैं। ठीक है, एचआर शॉर्टलिस्टिंग या स्क्रीनिंग कह सकते हैं।
तो स्क्रीनिंग या एचआर शॉर्टलिस्टिंग में बच्चों कुछ पॉइंट्स होते हैं। क्या क्या पॉइंट्स होते हैं बड़े ध्यान से समझेंगे, ठीक है। जब एचआर आपको मतलब शॉर्टलिस्ट कर लेगा बच्चों, उसके बाद थर्ड स्टेप होता है, कई कंपनियों में कुछ असाइनमेंट मांगा जाता है बच्चों। आपको एक असाइनमेंट दे देंगे कि भाई टेस्ट केस लिखो, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट दे देंगे पीडीएफ कि भाई ये हमारी सिनेरियो, ये हमारी वेबसाइट है, एक टेस्ट केस डॉक्यूमेंट बना के दो, टेस्ट केस टेम्पलेट बना के दो, कुछ पॉजिटिव बग लिख के दो, कुछ नेगेटिव बग लिख के दो, कुछ फंक्शनल सिनेरियोज लिख के असाइनमेंट दे देंगे। कुछ कंपनीज में असाइनमेंट की प्रैक्टिस फॉलो की जाती है। कई जगह क्या होता है बच्चों, अगर एचआर को लगता है आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो, तो उसके बाद सबके बारे में बड़ी डिटेल में बात करेंगे, डोंट वरी। तो उसके बाद क्या होता है बच्चों, असाइनमेंट ना होकर आपका फर्स्ट टेक्निकल राउंड हो जाता है, फर्स्ट टेक्निकल राउंड, ठीक है। जब आप अपना फर्स्ट टेक्निकल राउंड क्लियर कर लोगे, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपका सेकंड टेक्निकल राउंड, ठीक है, सेकंड टेक्निकल डिस्कशन, सेकंड टेक्निकल। किसी कंपनी में 2 टेक्निकल राउंड होते हैं, किसी में एक ही टेक्निकल राउंड होता है, किसी में अलग अलग प्रैक्टिस फॉलो की जाती है, जिसमें 2 होते हैं, उसके बाद नेक्स्ट राउंड होता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द सेकंड टेक्निकल होगा राउंड, या फिर सेकंड राउंड मैनेजरियल राउंड होता है। हाँ, कोई कुछ कहना चाह रहा है? एप्टीट्यूड सर, एप्टीट्यूड नहीं, एप्टीट्यूड एक्सपीरियंस लेवल पे तो एटलीस्ट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी कुछ कंपनीज हैं, लाइक कुछ कंपनीज होती है बच्चों, लाइक हुआ था सर। सुनो सुनो सुनो, पहले पूरी बात सुनो। लाइक FIS हो गई आपकी, ग्लोबल लॉजिक हो गई आपकी, इन्फोसिस हो गई, या फिर कुछ अदर कंपनीज और होती हैं। उनका क्या होता है, उनका एक प्रोसेस होता है कि भाई जब भी बच्चा एंट्री करेगा तो एक मेटल टेस्ट होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है बच्चों, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं एप्टीट्यूड के, कुछ इमेजेस बन जाएगी, ठीक है। ये मेटल टेस्ट होता है, ठीक है, इस तरीके का एक मेटल टेस्ट होता है, ये रहा, ठीक है। एक छोटा सा MCQ क्वेश्चन होता है बच्चों, और इसका आप आराम से टेस्ट कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, आप आराम से कर लोगे। वैसे कहीं मैंडेटरी भी होता है, कहीं मैंडेटरी नहीं भी होता, लाइक एक्सपीरियंस लेवल पे नहीं होता, डायरेक्ट भी हो जाता है। बट अगर आपको दिया जा रहा है तो नॉट अ बिग डील। आप अगर कोई नॉलेज नहीं भी है बच्चों मैनुअल का, तो आप निकाल लोगे, ऑटोमेशन भी होगा तो निकाल लोगे, नॉट एन इशू फॉर यू। और मैंने कई बच्चों को देखा है, एवरेज स्किल सेट वाले भी आराम से निकाल लेते हैं, तो उसको मैं इंटरवियर नहीं करूँगा, ठीक है। वो कोई हमारे लिए कोई बड़ी बात है ही नहीं, आराम से हर कोई कर लेता है, ठीक है। कोई ऐसा एप्टीट्यूड आपका SSC वाला एग्जाम नहीं होगा कि भाई आपको एप्टीट्यूड के क्वेश्चन दे दिए, स्पीड टाइम डिस्टेंस दे दिए। हाँ, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन फ्रेशर लेवल या फिर अलग स्किल सेट के लिए आपको ऐसा नहीं होगा, ठीक है। छोटे मोटे होंगे भैया, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जैसे होता है ना बच्चों कि इन अ कोडिंग लैंग्वेज स्कूल इज़ रिटन एज दिस, स्कूल को इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो आप बताओ कि इसको कैसे लिखेंगे। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके होंगे, ठीक है। नंबर सीरीज हो गए, अल्फ़ाबेट सीरीज हो गई, छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे। अदरवाइज कुछ मिरर इमेज वगैरह हो गया, व्हाट कम्स नेक्स्ट, ऐसा ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और कोई इशू नहीं है। तो सेकंड टेक्निकल के बाद बच्चों होता है HR डिस्कशन, HR डिस्कशन, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ये 5 स्टेप है बच्चों जो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। जब ये 5 स्टेप्स आपको आ जाएंगे, उसके बाद बताऊंगा हाउ टू अप्लाई, कि भाई ये सब चीज़ें की तैयारी कर ली, लेकिन जब इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हुआ तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो बच्चों ध्यान से समझो, यहाँ पे हम क्या गलतियाँ करते हैं, क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, बड़ी डिटेल में बात करेंगे हर एक स्टेप की। तो मैं आपको बता रहा हूँ, रिज्यूमे की बच्चों मैं एक अलग से क्लास लूँगा, ठीक है। अभी मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सबको रिज्यूमे बिल्ड करना आता है, आप बचपन से रिज्यूमे बनाते आ रहे हो, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात है बच्चों, कि क्या होता है कई बार जो हमारा रिज्यूमे है, अब देखो बच्चों हर एक एप्लीकेशन पे हज़ारों हज़ारों रिज्यूमे अपलोड किए जा रहे हैं, जो भी हमारे एप्लीकेंट्स हैं, हज़ारों एप्लीकेंट्स रिज्यूमे डाल रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, रिज्यूमे जो स्क्रीन किए जाते हैं ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर के थ्रू भी स्क्रीन किए जाते हैं। वहाँ पर क्या इशू आ जाता है कि भाई आपने रिज्यूमे में मेन कीवर्ड ऐड नहीं करा, एक्सपीरियंस सही से मेंशन नहीं करा, स्किल सेट सही से मेंशन नहीं करा, डेजिग्नेशन सही से मेंशन नहीं करी। तो उस केस में क्या होता है बच्चों, आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता, ठीक है। वो क्या कहता है, ऑटो जनरेटेड मेल आ जाता है कि थैंक्स फॉर अप्लाइंग बट वी आर फाइंडिंग समवन विद स्ट्रॉन्ग एक्सपर्टीज और समथिंग, ऐसा एक रिग्रेट मेल आ जाएगा, लेकिन इंटरव्यू शेड्यूल नहीं होगा। तो ये मेन ऑफ द रीज़न आपका हो सकता है, ठीक है। तो रिज्यूमे कैसे बिल्ड करना है, सेपरेट क्लास लेंगे, अगर आपको आता है तो नो नीड,
कुछ फॉर्मेट स्टैंडर्ड मैं आपको शेयर कर दूंगा जिनसे बच्चों को ज़्यादा सक्सेस मिल रही है। आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, ये जो हमारा राउंड है एचआर शॉर्टलिस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको बहुत डिटेल में समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो कई बच्चे इसको सोचते हैं भाई हमें एचआर की कॉल आई, उसने इंटरव्यू ले लिया। ये इंटरव्यू राउंड नहीं है बच्चों, ये एचआर स्क्रीन कर रही है आपको। तो सबसे पहली बात करते हैं बच्चों फर्स्ट स्टेप की, जो है हमारा एचआर शॉर्टलिस्टिंग। इसको बड़े ध्यान से समझो, क्या कहता है ये स्टेप्स, क्या होता है। तो इसका मतलब है बच्चों, एचआर को आपका रिज्यूमे मिल गया है, ठीक है, ही शी इज़ इंटरेस्टेड इन यू, ठीक है, और वो आपसे भाई आपके बारे में कुछ बेसिक डिटेल लेगी। तो सबसे पहले भाई एचआर आपको कॉल करेगा, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। तो एचआर आपको कॉल करेगी, हेलो मिस्टर आशीष, आई एम कॉलिंग फ्रॉम XYZ टेक्नोलॉजीज, आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब चेंज, इस तरीके से आपसे, ठीक है। तो आप कहोगे यस। तो फिर आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे भाई। सबसे पहले तो आपसे पूछी जाएगी कि हाउ मेनी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव, ठीक है, आपको पूछा जाएगा भाई आपकी एक्सपीरियंस क्या है। तो आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा भाई कि आपके क्या एक्सपीरियंस है। अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो आपको बताना पड़ेगा 2 ईयर्स का है। 3 साल का है तो बच्चों बताना पड़ेगा 3 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, 3 ईयर्स 2 मंथ्स, ठीक है, इस तरीके से बताना पड़ेगा जितने भी साल का आपका एक्सपीरियंस। आपसे पूछी जाएगी भाई एक्सपीरियंस के साथ एक चीज़ आती है हमारी डेजिग्नेशन, ठीक है, एक्सपीरियंस के साथ साथ हमारी आ जाती है एक डेजिग्नेशन। तो आपको डेजिग्नेशन भी बतानी पड़ेगी कि आपकी क्या डेजिग्नेशन है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस हो गया, साथ साथ आपको बताना पड़ेगा व्हाट डेजिग्नेशन यू हैव, ठीक है, डेजिग्नेशन। तो भाई अगर आप 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अपने आप को बताओगे QA। अगर आप 2 साल के एक्सपीरियंस पे अपीयर कर रहे हो, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर, QA, क्वालिटी एनालिस्ट, कुछ भी बता सकते हो, टेस्टर भी, मैनुअल टेस्टर, कुछ भी बता सकते हो, ठीक है। ये सारी डेजिग्नेशन सेम है, सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर, ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर। एक सेकेंड बच्चों, आई एम गेटिंग अ कॉल। हेलो, हाँ, आई एम इन अ क्लास, आई विल कॉल यू लेटर, ओके। सो आप डेजिग्नेशन बता सकते हो बच्चों सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर, और अगर आप 3 साल से प्लस एक्सपीरियंस पे जा रहे हो बच्चों तो आप अपने आप को बता सकते हो सीनियर QA, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डेजिग्नेशन काम करती है, बट एज अ क्वालिटी एनालिस्ट QA स्टैंड फॉर क्वालिटी एनालिस्ट, या सॉफ्टवेयर टेस्ट इंजीनियर वर्क्स फाइन फॉर अराउंड 2 और 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। इसके बाद बच्चों मेन चीज़ होती है बच्चों लोकेशन। एचआर आपसे आपकी लोकेशन पूछेगी, ठीक है। लोकेशन में आपसे क्या पूछा जाएगा, लोकेशन में आपसे पूछा जाएगा किस लोकेशन पे आप काम करना चाहते हो, या आपकी करंट लोकेशन क्या है। 2 चीज़ें पूछी जाती है बच्चों यहाँ, ओ माय गॉड, हाँ बच्चों, तो इसमें भी कई बार क्या होता है बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ें पूछी जाती है बच्चों, एक होती है करंट लोकेशन, एक होती है प्रीफर्ड लोकेशन। तो अभी बच्चों आप लर्निंग फेज में हो, करंट लोकेशन आप अपनी कुछ भी बताओ, नोएडा, ठीक है, या जो भी आपकी लोकेशन है बच्चों, नोएडा बता सकते हो, जो भी आपकी लोकेशन है। बट यहाँ पे प्रीफर्ड लोकेशन में आपको बताना है पैन इंडिया, कि आई एम विलिंग टू रिलोकेट एवरीवेयर, ठीक है, पैन इंडिया बताओ। क्यों, इसका क्या रीज़न है। अब आप कहोगे सर ये तो बैंगलोर की अपॉर्चुनिटी थी, मैं बैंगलोर जा ही नहीं सकता, तो मैं क्यों पैन इंडिया बताऊँ अपनी, एक क्वेश्चन आ रहा होगा माइंड में। तो बच्चों इसलिए आपको अपनी डेजिग्नेशन बतानी है पैन इंडिया की, क्योंकि अभी आपका लर्निंग फेज है, जितने ज़्यादा इंटरव्यू आप फेस करोगे। हाँ वैसे ये एक बैड प्रैक्टिस है कि भाई आप इंटरव्यूअर का टाइम वेस्ट कर रहे हो क्योंकि आपको ज्वाइन नहीं करना, बट एज पर योर लर्निंग फेज जितने ज़्यादा इंटरव्यू आप अटेंड करोगे उतना बेटर आपके लिए होगा, ठीक है। तो आपको बतानी भाई अपनी करंट लोकेशन। सेकंड चीज़ बच्चों प्रिफरेंस। Sir, I have a question. हाँ, Is screening round considered to be a learning round? मतलब screening round को आप proper learning round बोल सकते हैं नहीं इंटरव्यू का? नहीं, लर्निंग राउंड नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें आपको टेक्निकल कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। HR इज नॉन टेक्निकल पर्सन, HR को कोई पता ही नहीं है बच्चों टेस्टिंग होती क्या है। बेसिक नॉलेज होगी लेकिन टेस्टिंग का टी नहीं पता उसको, कोडिंग का सी नहीं पता, ठीक है। सो इसमें कोई लर्निंग नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। ये बस वो देख रही है कि जिस एक्सपीरियंस के लिए, जिस प्रोफाइल के लिए वो आपको शॉर्ट लिस्ट कर रही है, आप उसमें खरे उतरते हो कि नहीं, ठीक है।
सो मोड आपसे पूछा जाएगा कि आप वर्क फ्रॉम होम के लिए कंफर्टेबल हो कि नहीं। आपसे पूछा जाएगा भाई आप वर्क फ्रॉम होम के लिए कंफर्टेबल हो, या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस करोगे। ठीक है, अब सोचो, आप बोलोगे कि भाई आई कैन ओनली डू वर्क फ्रॉम होम, और ये जॉब हो वर्क फ्रॉम ऑफिस की, तो वो कह देगी सॉरी बट वी आर ओनली लुकिंग फॉर द पर्सन हु आर वर्किंग एज अ हु कैन ज्वाइन फ्रॉम ऑफिस। बात समझ में आई? तो भाई आपको शॉर्टलिस्ट वही नहीं करेगी वो, ठीक है, आपको कॉल ही नहीं आएगी, या फिर वो सीधा बोल देगी सॉरी वी आर लुकिंग फॉर समवन हु कैन ज्वाइन फ्रॉम ऑफिस। तो आपका एक चांस खराब हो गया, समझ गए ना? तो बड़े समझदारी से करना है। कई बार इसमें ना एक्सपीरियंस पूछा जाता है बच्चों। इसमें एक्चुअल में हम लोग क्या बोलना है, मतलब आपको बोलना है कि आई एम ओके विद, आपको यूँ कहना है कि देखो, आप कहोगे कि आई कैन ज्वाइन फ्रॉम ऑफिस एज वेल बट राइट नाउ आई विल प्रिफर वर्क फ्रॉम होम, अगर आप करते हो। और अगर आपको ऑफिस ही करना है तो आप बोल सकते हो आई एम ओके टू ज्वाइन फ्रॉम ऑफिस बट इफ़ यू प्रोवाइड लाइक वर्क फ्रॉम होम ऑल्सो देन इट्स ऑल्सो वर्क फॉर मी। ठीक है ना? आप कहो भी मैं ऑफिस आने के लिए रेडी हूँ, लेकिन अगर आप घर से भी दोगे तो भी मैं ओके हूँ। और अगर आप हाइब्रिड दोगे, सिचुएशन हो चुकी है। हाँ, क्या सिचुएशन हुई थी बताओ? मतलब उन्होंने पूछा था तो मैंने बोला था कि मैं ऑफिस के लिए, मैंने थोड़ा मतलब इंग्लिश में सेंटेंस सही नहीं बनना था उस टाइम में, थोड़ा सा मतलब बाहर था। तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था, मतलब जल्दी जल्दी हिंदी में बोल दिया था कि मैं ऑफिस के लिए ओके हूँ, बट अगर वर्क फ्रॉम होम है तो मैं प्रिफर करूँगा उसके लिए। ऐसा बोलना है कि हम ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं बट अगर हाइब्रिड और वर्क फ्रॉम होम भी है तो नो इश्यूज। ठीक है ना? ओके, अपनी अवेलेबिलिटी शो करनी है आपको, ठीक है, जिससे आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। एक्सपीरियंस कई बार इस तरीके से पूछा जाता है बच्चों, टोटल एक्सपीरियंस, टोटल और रिलेवेंट एक्सपीरियंस। तो टोटल और रिलेवेंट में आपको एक ही टर्म बताना है कि भाई आपने तो सारा काम टेस्टिंग में ही करा है, तो आपका आंसर एक ही होगा। एक्सपीरियंस को ब्रेक डाउन कर देते हैं बच्चों। ब्रेक डाउन कैसे करते हैं? वो पूछते हैं कि मैनुअल में कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है, आप बताओगे जितने साल का आपको है। ऑटोमेशन में कितने का एक्सपीरियंस है, डेटाबेस में कितने का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस है। समझ रहे हो बच्चों? ये चीज भी हुई है, ये चीज भी हुई है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूँ, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बच्चों, उसके बाहर से कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब आप इंटरव्यू दोगे, जब एचआर के क्या बोले इसमें क्या बोले सर, मतलब तो वही तो बता रहा हूँ, अभी वही तो बताने जा रहा हूँ, डोंट वरी। ठीक है ना? एपीआई में कितना एक्सपीरियंस है, एजाइल में कितना एक्सपीरियंस है, या फिर अगर वो ई कॉमर्स के लिए हायर कर रहे हैं तो पूछेंगे ई कॉमर्स डोमेन का कितना एक्सपीरियंस है, या बैंकिंग डोमेन का कितना एक्सपीरियंस है। ठीक है? सो बच्चों देखो, आपको अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको किस तरीके से रिलेट करना है, आपको बताना भाई मैनुअल में 2 साल का है, साथ साथ अगर ऑटोमेशन आपको आती है तो आप बताओगे, ठीक है, 1 साल 1.5 साल बता सकते हो। ऐसे नहीं कि 6 महीने बताओ सेफ्टी के लिए, नहीं, 1 साल 1.5 साल अच्छा खासा एक्सपीरियंस बताना है आपको। अगर है, नहीं है तो आप कहोगे ओनली मैनुअल है। ठीक है? डेटाबेस तो आपको ही बताना भाई, मैनुअल टेस्टिंग के साथ साथ आप डेटाबेस, एपीआई और एजाइल इन्वायरमेंट में वर्क कर रहे हो तो सारा का सारा आपको 2 ईयर्स ही रखना है। अगर 2 ईयर के एक्सपीरियंस पे अप्लाई कर रहे हो, पूरे 2 साल आपने एजाइल इन्वायरमेंट में वर्क करा है। और ई कॉमर्स के लिए अगर बात करेंगे तो ई कॉमर्स आपने पूरा 2 साल काम किया है। ठीक है? ऐसे बताएंगे, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे कि भाई अगर वो बोल रहे हैं बैंकिंग में काम किया, बैंकिंग की आपको नॉलेज ही नहीं है, आप बोलो मुझे 2 साल का है, नहीं, ऐसे में नहीं। आपको क्या, आई हैव नॉट येट वर्कड ऑन बैंकिंग प्रोजेक्ट्स बट माई टोटल टेस्टिंग एक्सपीरियंस इज ओवरऑल 2 ईयर्स वेयर आई हैव ऑल्सो वर्कड ऑन वर्कड ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। ठीक है सर आई हैव अ क्वेश्चन। नहीं समझ में आ रहा है ये चीज, क्योंकि अगर वो कहेंगी आपको मैनुअल में 2 साल का, ठीक है, उन्होंने ठीक है ऑटोमेशन बोल दिया, उसमें भी चलो चल जाएगा 2 साल का। उसके बाद वो कह रही ई कॉमर्स में कितना है, आपको बैंकिंग डोमेन का क्या नॉलेज है, ऐसे फिर कहेंगे तो हाँ, सर तो वहाँ अगर अटक आप पे जाएंगे। अप्लाई होता है, अगर सपोज करो वो आपको बोलेगा कि बैंकिंग डोमेन में आपने काम किया है, तो आप कहोगे नहीं किया है, मैंने ई कॉमर्स का एक्सपीरियंस मैं है। वही चीज कह रहा हूँ ना कि मतलब वही मना कर हाँ, वही देना मना है। कर देंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हायरिंग होती है, उनके पास एक बैंकिंग का प्रोजेक्ट है तो बैंकिंग का बंदा प्रीफर कर रहे हैं। ठीक है? और अगर जनरल है तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता, एक डोमेन से आप दूसरे डोमेन में इजीली वर्क कर सकते हो।
बस आपके टेस्टिंग कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद कुछ चीज पूछी जाती है बच्चों, एनपी पूछा जाता है। एनपी स्टैंड फॉर नोटिस पीरियड, ठीक है। 15 डेज बोलना है सर। सर एक हाँ जी। क्वेश्चन है, हाँ। एक क्वेश्चन है हम्म। सर, आपको भी पता है कि टेस्टिंग अब ज्यादा ऑटोमेशन में कन्वर्ट हो जा रहा है, मैनुअल टेस्टिंग से ज्यादा ऑटोमेशन प्रेफर किया जा रहा है एंड फ्यूचर इज आप गलत ऑटोमेशन। गलत गलत पर्सन से सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा, तो सर आप हाँ। क्लियर कर दीजिए क्या है आप गलत पर्सन एक्चुअल। से गलत सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है ना। जो इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आप उनसे ये सवाल नहीं बोल सकते कि मैनुअल टेस्टिंग खत्म हो रही है, ऑटोमेशन ज़्यादा हो रही है ना। जो इंडस्ट्री के बंदे हैं आप उनसे नहीं पूछ सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि असली टेस्टिंग तो हम मैनुअल में ही करते हैं, ऑटोमेशन का पर्पज़ हमारा कुछ और होता है, ठीक है बच्चों। टू फास्टन अप द प्रोसेस, टू सपोर्ट मैनुअल टेस्टिंग, टू वेस्ट टाइम इन रिग्रेशन विच वी डू इन मैनुअल टेस्टिंग। ओके, सो ऑटोमेशन का काम है सपोर्ट करना मैनुअल को, ठीक है ना। बट मैनुअल कांट बी रिप्लेस्ड बाय ऑटोमेशन टेस्टिंग, इट्स इम्पॉसिबल, ठीक है ना। तो ज़्यादा जो स्कोप है वो मैनुअल, एक तरीके से कोर मैनुअल टेस्ट है, जो कोर बग्स, कोर फंक्शनैलिटी को ब्रीच कर देता है बच्चों, कोर फंक्शनल फ्लॉ ढूंढता है, उसकी ज़्यादा वैल्यू है रेदर देन राइटिंग द रिगरस ऑटोमेशन स्क्रिप्ट। मैं मानता हूँ आजकल ऑटोमेशन क्यूए का पैकेज ज़्यादा है, लेकिन बच्चों एक लेवल ऐसा आता है जहाँ पे आप एक वाइडर लेवल पे देखते हो, तो यू थिंक टेस्टिंग एज अ वन टास्क, नॉट द मैनुअल, नॉट ऑटोमेशन, नॉट डेटाबेस। सो ये एक मिथ हो रही है आजकल हर जगह कि भाई ऑटोमेशन रिप्लेस कर देगी मैनुअल को, ये एक मिथ है बच्चों, ठीक है ना। मैं अभी भी आपको दिखा दूं, मैनुअल टेस्टिंग में 12 लाख 15 लाख के पैकेज आराम से मिल सकते हैं अगर आपको 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस है। डिपेंड करता है आपकी नॉलेज कितनी करेक्ट है, आप टेस्ट केसेस, फंक्शनल टेस्ट केसेस, डॉक्यूमेंटेशन, जीरा, एजाइल, रिपोर्टिंग, टेस्ट केस लिखने के स्किल्स कैसे, आपके सिनेरियो बिल्डिंग कैसी है, आपका टेस्ट प्लान कैसे लिखते हो, ईच एंड एवरीथिंग डिपेंड करती है बच्चों, ठीक है ना। तो ऐसा बिल्कुल अलग ये कंसेप्ट बनाया गया है। तो इसके बारे में क्लियरिफिकेशन हम कब करेंगे, जब हम ऑटोमेशन टेस्टिंग पढ़ेंगे। हाँ, आई डू एग्री, अगर आप 2 साल 3 साल पे ऑटोमेशन और मैनुअल दोनों का स्किल सेट लेकर चलते हो, आपको बहुत अच्छा 15 लाख तक का पैकेज मिल जाएगा, 12 लाख तक का पैकेज मिल जाएगा, आई डू एग्री। बट जो रिप्लेसमेंट वाली बात है कि ये रिप्लेस कर देगी या ज़्यादा ऑटोमेशन हो रही है मैनुअल कम, ये तो पॉसिबल नहीं है बच्चों। प्रोजेक्ट अगर 100% टेस्टिंग मान के चलो एक प्रोजेक्ट की, तो बच्चों 30% ऑटोमेशन होती है, 70 मैनुअल होती है, 40% होती है 70। जबकि जो ऑटोमेशन टेस्टर होते हैं वो ट्राई करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कवरेज हो जाए, 2% टेस्ट कवरेज बढ़ जाए, 3% टेस्ट कवरेज बढ़ जाए। और ऑल्दो इट्स नॉट पॉसिबल टू ऑटोमेट एज केसेस, सिनेरियो केसेस, रियल टेस्ट केसेस, नेटवर्क डिस्कनेक्शन टेस्ट केसेस, इंटरप्शन टेस्ट केसेस, ठीक है ना, उनको ऑटोमेट करना मुश्किल है, ठीक है, समझ पा रहे हो। सपोज करो एक बैंकिंग ट्रांजेक्शन हो रहा है, सपोज करो यू आर डाउनलोडिंग अ फाइल, ठीक है, एक मतलब अपलोड डाउनलोड फीचर कोई डेवलप हो रहा है, यू हैव डाउनलोडेड अ फाइल, ठीक है, आपने आधा ही डाउनलोड किया था, सडनली इंटरनेट गॉट डिस्टर्प्टेड, ठीक है। तो अगर वो सिनेरियो हमें चेक करना है बच्चों, तो ऐसे कई सिनेरियोज होते हैं, पावर कट ऑफ, या फिर आपका ऐप किल हो गया, किल करके आपने लॉन्च करा, एप्लीकेशन पूरी किल कर दी उसके बाद लॉन्च करी, सम ऑफ द सिनेरियोज, या फिर विंडो पॉपअप्स। देखो ऑटोमेशन की कई सारी लिमिटेशंस है, मैनुअल टेस्टिंग की कोई लिमिटेशन नहीं है। सो ये टॉपिक से आउट हो जाएगा, बट आई डोंट वांट टू लाइक इंडल्ज इन दैट टॉपिक। बट आप ये समझ के चलो बच्चों, अगर आपको मैनुअल टेस्टिंग आती है, स्टिल यू कैन अर्न अ वेरी बिग। मैं अपने एक एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा। भाई हमारे सीनियर थे लास्ट टू लास्ट ऑर्गेनाइजेशंस में, दे डोंट नो अ सिंगल लाइन ऑफ कोड, छोटी मोटी कोडिंग आती है बच्चों, बट दे डोंट नो हाउ टू कोड, and they have around 9 years 10 years of experience. They are leading the department and they have a very sound package of 45 lakhs 50 lakhs, such kind of thing. So it's a purely myth. समझ गए सर? आई नॉट सर, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है सर, मतलब इतना 45 लाख पैकेज, अरे आज और उन्हें कोडिंग भी नहीं आती, आप कह रहे हैं सर, मतलब जैसा आप बोल रहे हो। कहाँ लेवल पे जा रखे हो कोडिंग कोडिंग हम ऑटोमेशन के लिए बात करें, राइट, नॉट एज एन डेवलपर। या नो सर, अगर वो एज अ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में है तो उनको कोडिंग का तो नॉलेज आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बच्चों क्या लगता है, लाइक कोडिंग किस फेज के लिए रिक्वायर्ड है? सिर्फ डेवलपर्स ही तो कोड करते हैं बच्चों, यस और नो? क्या आपको लगता है डेवलपर्स के अलावा कोई डिपार्टमेंट नहीं है आईटी में हाई पेइंग? व्हाट डू यू थिंक?
देखो यही होता है जब हम आईटी में नहीं वर्क नहीं सर, करते। है काफी तो काफी है, हाँ, हमें काफी लगता है कुछ सिर्फ है। जो कोड करता है डेवलपर ही इज द हाईएस्ट पेइंग पर्सन, बट नॉट रियलिटी। बच्चों एक फील्ड होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सुना है किसी ने? यस सर। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिलीवरी मैनेजर, ये सारी चीजें नहीं सुनी बच्चों? बीए, हाँ सर, सुना है सुना है प्रोडक्ट सुना ओनर, है। है ना? डिलीवरी मैनेजर भी थे मेरे मतलब हैं, दीज उनका आर भी। दीज आर वेरी हम्म। हाई पेइंग जॉब्स। बीए, प्रोडक्ट ओनर, ठीक है बच्चों, ये एक हाई पेइंग जॉब्स होती है। एंड इवन देर इज नो सच काइंड यूज ऑफ कोड। सो बच्चों चीज़ों को समझो। ऐसा होता है ना, हम जिस जिस तरीके से दुनिया देखते हैं हमें लगता है उतनी बड़ी दुनिया है ना? बहुत बड़ी है बच्चों, ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। तो नोटिस पीरियड क्या होता है बच्चों? जब भी आप रिजाइन करते हो तो कुछ दिन आपको क्या करना होता है, उस कंपनी में वर्क करना होता है, ठीक है? उतने दिन आपको उस कंपनी में वर्क करना होता है। एक नोटिस रिजाइन डालने के बाद आपके 2 महीना, 1 महीना, एज पर द कंपनी पॉलिसीज आपका 2 मंथ का एवरेज नोटिस पीरियड होता है। कुछ कहते हैं ना बच्चों, ऐसी कंपनीज होती है जो टॉक्सिक इन्वायरमेंट वाली है, सो वो 3 मंथ का नोटिस पीरियड भी रखती है ताकि उनका एम्प्लॉय परेशान हो, ठीक है? सैलरी भी होल्ड कर लेंगे नोटिस पीरियड में, बट यूजुअली रिजाइन डालने के बाद आपको 2 महीने नोटिस पीरियड पे काम करना होता है, ठीक है? सो आप कहोगे भाई 2 मंथ्स का नोटिस पीरियड है, बट इसमें एक इशू होता है बच्चों। इशू ये होता है कि 2 महीने का जब आप नोटिस पीरियड बता दोगे तो एचआर जो होती है वो मोस्टली इमीडिएट ज्वाइनिंग को हायर करती है, तो आप यहाँ पे भी शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाओगे। सो फॉर एग्जाम्पल इस केस में आपको क्या डील करनी है बच्चों, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है? यहाँ पे आपको बोलना है कि भाई माई ऑफिशियल नोटिस पीरियड इज 2 मंथ्स, बट इट इज निगोशिएबल। निगोशिएबल एज ऑफ नाउ देर इज नो मच डिपेंडेंसी ऑन मी। आप क्या कहोगे? मेरे पे कोई भी सर इससे अच्छा डायरेक्टली बोल दो 15 डेज। नहीं, ऐसा नहीं होता ना। देखो कोई भी कंपनी में 15 दिन का होता ही नहीं है, ठीक है? तो आपकी वो बात ट्रू नहीं निकलेगी, है ना? तो आप ये सर कहते हो देर इज नो डिपेंडेंसी ऑन मी राइट नाउ, ठीक है? सो आई एम इन गुड टर्म्स विद एचआर एंड प्रोजेक्ट मैनेजर। मैं एचआर और प्रोजेक्ट मैनेजर के भी गुड टर्म्स में हूँ, तो इवन आफ्टर डिस्कसिंग विद हिम आई कैन ज्वाइन विद इन लेस देन 1 मंथ और 2 वीक्स, ठीक है? अब यहाँ पे आप अपना खेल कर सकते हो कि मैं 1 मंथ और 2 वीक्स के अंदर ज्वाइन कर सकता हूँ, बट माई ऑफिशियल पीरियड इज 2 मंथ्स विच इज नेगोशिएबल। एज ऑफ नाउ देर इज लाइक नो सच डिपेंडेंसी ऑन द करेंट प्रोजेक्ट, सो आई कैन ज्वाइन एज सुन एज पॉसिबल। सर इस तरीके से आपको नोटिस पीरियड को कोप अप सर। करना है, ठीक है? सर अदरवाइज इस कंडीशन में एचआर ये भी आस्क करता है कि आपके पास कोई ऑफर अवेलेबल है या ये नहीं। बात करेंगे, डोंट वरी, ये भी बात करेंगे, ठीक है? सर ये भी सर आगे बात सर करेंगे। मेरी एक क्वेश्चन है। हाँ जी, सर जैसे कि मैं तो अभी टीसीएस में हूँ, मेरा 3 मंथ्स है नोटिस पीरियड, कोई ठीक बात है? नहीं, बात करेंगे, इस पे भी बात करेंगे, ठीक है? इस पे भी बात करेंगे। फिर सर, एक एक चीज कंडीशन और। ये आती है बच्चों कि आप बहुत सर, ज्यादा मुझे भी कुछ कॉन्फिडेंट कहना हो। है। सुनो, पहले बात सुनो। इसको आप ऐसे डील कर सकते हो कि आप कह सकते हो अगर आपने रिजाइन कर चुका है, नोटिस पीरियड आप सर्व कर चुके हो और आप इमीडिएट ज्वाइनर हो, तो आप ये भी कह सकते हो बच्चों कि आई हैव सर्व्ड माई नोटिस पीरियड, ठीक है? आई हैव सर्व्ड माई नोटिस पीरियड। माई, तो इस केस में आपको बतानी होती है लास्ट वर्किंग डे, कि माई लास्ट वर्किंग डे वॉज दैट, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल 17 मार्च माई लास्ट वर्किंग डे एंड आई एम इमीडिएट अवेलेबल टू ज्वाइन। इस तरीके से भी आप डील कर सकते हो। 2 तरीके, एक ये तरीका बच्चों और एक ये तरीका, ठीक है? सर अगर उन्होंने बोल दिया मेल दिखाइए आपको लास्ट वर्किंग डे क्या है? वो अलग चीज़ होती है बच्चों, इट्स अनदर थिंग। जो मेल वगैरह होता है वो अभी नहीं मांगा जाता आपसे, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग वगैरह मांगा जाता है। और वो मेल अगर आप रिलीव हो चुके हो किसी कंपनी से, अगर आप किसी कंपनी से रिलीव हो चुके हो तो उसके बाद आपको मेल वगैरह नहीं मांगा जाता, आपसे एक्सपीरियंस लेटर और रिलीविंग लेटर मांगे जाते हैं। इसके बारे में भी बात नहीं सर, जैसे कि आप अगर रिक्रूटर हो, आपको इमीडिएट ज्वाइनर चाहिए, मैंने आपको बोल दिया कि मेरा लास्ट डेट ऑफ वर्किंग है तो 20 फिर जुलाई। आपने गलत बोला है, तो आपको ऐसा बोलने का अधिकार नहीं है। ये आपके लिए कंडीशन है ही नहीं है, उनके लिए जिनका नोटिस पीरियड खत्म हो चुका है, ठीक है? अच्छा बोलोगे तो भाई आप ऐसा तो नहीं अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन से एब्सकॉन्ड कर दोगे, है ना? वो डॉक्यूमेंटेशन और स्मूथ रिलीविंग तभी देंगे जब आप नोटिस पीरियड सर्व करोगे, ठीक है? करेक्ट। आपके केस में ऐसा नहीं बोल सकते आप, है ना? ये उन लोगों के लिए है जो या तो रिलीव हो चुके हैं, ठीक है, और जो वर्किंग नहीं है। तो सर मेरे लिए नेगोशिएबल वाला ऑप्शन ही सही रहेगा, राइट? आपके लिए नेगोशिएबल सही रहेगा।
और फर्स्ट ये हो कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी क्लियर कर लो। ओके सर, ऐसा बोल सकते हैं क्या कि हमारा लीव लीव बैलेंस बहुत ज्यादा है तो मुझे इतना नहीं, नोटिस ऐसे कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। जो जेन्युइन कंपनी होती है वो क्या करती है, कई बार आपकी लीव्स भी डिडक्ट हो जाती है, इट्स पर द कंपनी पॉलिसीज। कई बार क्या होता है, आपको बाय बैक दिया जाता है कि भाई आपको क्या किया जाएगा, आप 2 महीने का नोटिस पीरियड है, आप 2 महीने की सैलरी उनको दो, वो आपको तुरंत रिलीव कर देंगे। ठीक है, ये भी तरीका होता है। कई बार आप नेगोशिएशन कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो भाई कि भाई मैंने अपनी केटी पूरी कर ली, मैंने अपने जूनियर्स को अपनी नॉलेज ट्रांसफ़र कर दी, जो मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं उनको मैंने नॉलेज ट्रांसफ़र कर दिया, तो मेरे को रिलीव कर दो, मेरे पे अब कोई डिपेंडेंसी नहीं बची। ठीक है, इस तरीके से सब हो जाता है, डोंट वरी, सब कुछ मैनेज हो जाता है। तो नोटिस पीरियड को करना है। अगर आपने कभी काम नहीं करा बट आप एक्सपीरियंस अपीयर होना चाहते हो, उस केस में भी आपको इसी तरीके से इनमें से 2 तरीके से डील करना है, जो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल लगे। ठीक है, नोटिस पीरियड के बाद 2 चीज़ें और पूछी जाती है, एक सीटीसी, हाँ कोई कुछ कहना चाह रहा है, एक एक्सपेक्टेड सीटीसी। सर मैं कहना चाहता हूँ सर, हाँ सर बोलो चंदन। बिजनेस एनालिस्ट के लिए डिग्री भी चाहिए रहता है। बिजनेस एनालिस्ट के लिए देखो, टेक्निकल डिग्री तो नहीं चाहिए कि आपको बीटेक वगैरह चाहिए, ठीक है ना, ऐसा कोई टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नहीं है, बट एक ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी ज़रूरी है। हाँ नहीं, बिजनेस एनालिस्ट के लिए स्पेशल कोई डिग्री होना चाहिए। नहीं, स्पेशल कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, सीटीसी और ईसीटीसी आपके पास पूछा जाएगा। तो सीटीसी में क्या पूछा जाएगा बच्चों, करंट सैलरी, एक होता है एनुअल पैकेज, ठीक है, एक होता है आपका लाइक मंथली सैलरी। तो इसमें भी आपको क्लियर होना चाहिए बच्चों, आपका एनुअल पैकेज कितना है, एलपीए, ठीक है, एनुअल पैकेज कितना है, और मंथली सैलरी में इन हैंड सैलरी आपकी कितनी है, और सीटीसी कितनी है, ग्रॉस इन हैंड, ये सब आपको अच्छे से पता होना चाहिए। एक्सपेक्टेड में बच्चों कितना आपको चाहिए, तो एक्सपेक्टेड में 2 चीज़ें बोली जा सकती है बच्चों। एक तो आप बोल सकते हो 30% हाइक, 30% हाइक ऑन करंट, हाइक ऑन करंट। सेकेंड चीज़ आप ये बोल सकते हो कि भाई अभी मेरा 6 LPA है, आप एक वर्ड बता सकते हो कि भाई आई एम एक्सपेक्टिंग 8 LPA, इस तरीके से। और अगर आपको बहुत अच्छा इंप्रेशन बनाना है कि भाई मैं एक बहुत सीधा बच्चा हूँ, तो आप ये कह सकते हो एज पर योर कंपनी नॉर्म्स, एज पर योर कंपनी नॉर्म्स। ठीक है, इस तरीके से भी आप डील कर सकते हो। एक क्वेश्चन बच्चों एचआर आपसे पूछेगी, इसके बाद सारे डाउट ले लेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन बच्चों एचआर आपसे पूछेगी, व्हाट इज योर रीजन फॉर लीविंग, रीजन फॉर लीविंग। मेन क्वेश्चन तो बहुत यही है ज़्यादा सर। ध्यान रखनी है बच्चों कि इसमें आपको ऐसा नहीं बोलना कि भाई देयर वाज अ वेरी बिग वर्क प्रेशर। ठीक है, ये सारे नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं आपको कि भाई वर्क प्रेशर ज़्यादा था, या फिर मुझे आधे घंटे ज़्यादा रोक लिया जाता था कंपनी में क्योंकि प्रोजेक्ट ज़्यादा आ गए थे। एक सेकंड रुको बच्चों, हाँ बच्चों, आपको क्या बोलना है कि भाई ऐसे नेगेटिव सिम्टम से बचना है कि ओवरलोड था भाई, 2 घंटे ज़्यादा रोक लिया जाता था, प्रोजेक्ट आए थे 2-3 तो शनिवार को बुला लिया गया, सैलरी नहीं बढ़ा रहे थे, तो ये सब अवॉइड करना है। ठीक है, सो अगर मैं आपसे पूछूं जूही, आप क्या रीज़न बताओगे फॉर लिविंग। सर अगर मेरे से पूछा जाए कि व्हाट इज द रीजन फॉर योर लिविंग, तो मैं बोलूंगी आई हैव एक्सप्लोर्ड अ लॉट ऑफ डोमेन लाइक हेल्थ केयर, एफएनओ एंड ई-कॉमर्स, सो ये आई एम कोई लुकिंग रीज़न फॉर थोड़ी हुआ। समथिंग न्यू, आई एम लुकिंग टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू। नहीं, ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा ना, क्योंकि भाई क्या बोल कल रही को सर? वो आपको हायर कर ले और आप करे कुछ और एक्सप्लोर करने का, तो आप उनको भी छोड़ दोगे। एग्री करते हो नहीं? तो क्या बोलना चाहिए सर? तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कल्याणी आप बताइए, व्हाट डू यू थिंक, अगर एचआर आपसे पूछेंगे व्हाट इज योर रीजन फॉर चेंजिंग, व्हाट शुड यू आंसर। Sir, in my current company, there is a no project in a pipeline. ये बोल सकते हैं? ये भी एक रीजन हो सकता है कि भाई पाइपलाइन पे प्रोजेक्ट नहीं है, हम बेंच पे बैठे हैं, हाँ, we are on a हो bench. सकता है। ये नहीं कहोगे कि भाई प्रोजेक्ट है हम बेंच पे बैठे हैं,
नहीं, वी डोंट कह हैव सकते हैं कि प्रोजेक्ट भाई इन द करेंटली पाइपलाइन। प्रोजेक्ट नहीं है, या फिर सिंपली आप एक वर्ड यूज कर सकते हो फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी, है ना। फिर करियर ग्रोथ भी। कंपनी बेटर है और आप बेटर अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हो, बेटर रोल देखना चाह रहे हो, ठीक है अपना, ठीक है, बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर रोल, है ना, गुड मतलब करियर ग्रोथ, ये सब भी बोल सकते हो, ठीक है। और अगर करियर ग्रोथ वगैरह बोल रहे हो तो यू हैव टू बी साउंड रीजन कि आपको क्यों लगता है करंट कंपनी में आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, समझ गए ना। इसके आपके पास रीज़न होने चाहिए, अदरवाइज आप गूगल भी कर सकते हो बच्चों, 2-4 रीज़न क्या कर सकते हो, गूगल कि बेस्ट रीज़न क्या होगा फॉर लिविंग, ये आप अपने अपने मैं आपको ओपन रखता हूँ जो आपको बोलना है। तो भैया आज तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया भैया आपने, ये छोटा सा HR शॉर्ट लिस्टिंग जो 5 मिनट की कॉल होगी HR के साथ आपकी, ठीक है, केवल 5 मिनट की कॉल, उस पर ही आपने इतना टाइम लगा लिया, ठीक है। एक सेकंड देखता हूँ सर मैं ये कह रहा था, जैसे मतलब कोई क्वेश्चन होता है वो मतलब इंग्लिश में बोलते हैं, कभी कभार ये होता है कि गलत इम्पैक्ट ना पड़े, तो मतलब सर मुझे मतलब एक वो मिल सकता है कि मतलब कैसे बोलना है, एक मतलब सैंपल पूरा मॉक एक इंटरव्यू में सिनेरियो। पूरी चीज़ कवर करके दिखाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। मॉक नो इंटरव्यू सर में मुझे पूरी तो चीज़ें, सर अगर एक मिल जाता सर। हाँ मॉक इंटरव्यू होगा थोड़ा इसके बाद, डोंट वरी, ठीक है ना बच्चों। तो ये पूरा HR का शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस है बच्चों, किस तरीके से HR को शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस में आपने आंसर करना है, बड़े ही काम कंपोज होकर आंसर करना है, ज़रा सा भी हड़बड़ा के नहीं करना है भाई, लगना चाहिए यू आर एन एक्सपीरियंस पर्सन, ठीक है। तो ECTC हो गया, एक्सपेक्टेड हो गया, रीज़न फॉर लिविंग हो गया, इसके अलावा कोई क्वेश्चन HR आपसे पूछेगी नहीं, दैट्स इनफ। सर एक और HR आपसे बोलेगी कि आई एम फॉरवर्डिंग योर प्रोफाइल टू द टेक्निकल टीम। सर पता कभी कभार आप मतलब अचानक से कॉल आ जाता तो मतलब थोड़ी सी हड़बड़ी हो जाती, तो एग्जैक्टली नहीं पता होता क्या कहना है, तो आप उसकी इसलिए एक अलग नहीं स्क्रिप्ट है बनाओ, एक। ठीक है, एक हाँ पेज ले स्क्रिप्ट लो, मिल जाती। हाँ एक पेज ले लो और उसमें पूरी स्क्रिप्ट लिख लो। सर मेरी इंग्लिश थोड़ी मतलब इतनी अच्छी नहीं हाँ है, आपकी नहीं, सर सब वही लोगों की आपसे। होती है, ठीक है ना। तो एक सर स्क्रिप्ट लिख और लो एक पेज क्वेश्चन में, है सर। लिखने के बाद मुझे दिखाओ, और उसके बाद फिर 1-2 बार आपको हेजिटेशन होगी, उसके बाद नेक्स्ट टाइम से आप बड़े ही कॉन्फिडेंटली बोलोगे। फिर सर तो बच्चे आपकी कहते हैं तरफ सर से मिल HR का जाती फ़ोन आया था, प्लीज। हमने बात कर ली, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और सर पूछा जाता है बच्चों यहाँ पर कि डू यू हैव एनी ऑफर इन हैंड, किसी ने पूछा भी मुझसे, ये क्या पूछा जाएगा भाई, डू यू हैव एनी ऑफर इन हैंड, ठीक है। तो आपको इसका आंसर वैसे नो करना चाहिए आइडियली कि अभी कोई नहीं है, लेकिन अगर आप 1-2 इंटरव्यू क्लियर कर चुके हो, आपके पास कोई ऑफर रियल में है, तो आपको बताना पड़ेगा भाई यस आई हैव 14 LPA ऑफर। अगर आप उससे ज़्यादा दे सकते हो तो भाई इंटरव्यू कराओ, अदरवाइज कराना बेकार है। समझ पा रहे हो कि नहीं। सपोज करो भाई इनका बजट ही 8 LPA का है, ठीक है, और आपके पास 9 LPA का ऑफर है, समझ गए, तो भाई वो बोल देंगे भाई आपके पास ऑफर है तो आप ज्वाइन करो, समझ गए ना, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से, और ऐसा हुआ है हमारे पास बच्चों के पास 2-2 3-3 ऑफर भी रहे हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन यू, ठीक है, किस तरीके से आप चीज़ों को हैंडल करते हो। कल एक काम करेंगे भाई, कल थोड़ा सा फास्ट करेंगे चीज़ों को, क्लास भी थोड़ा जल्दी लेंगे और कोशिश करेंगे भाई ये 3 राउंड हम कल ही कल क्लियर। सर एक कल ही क्वेश्चन है, सर। हाँ सर एक क्वेश्चन है, हाँ जैसे कि अगर कंपनी ऑफर कर रही है, एक उन लोग का बजट होता है 10